Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. So, if somebody asks you how many types of companies are there, will you be able to answer? Now, after this video, you will definitely be able to answer. In today's video, we are going to learn about the classification of companies, how many types of companies are there, and we will try to categorize them into different categories. So, the list of categories are number one, इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे इनकॉर्पोरेशन के माध्यम से हम लोग कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं। फिर लाइबिलिटी के माध्यम से समझेंगे, फिर मेंबर एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से समझेंगे, फिर कंट्रोल के माध्यम से समझेंगे एंड देन स्पेसिफिक पर्पसेस के माध्यम से हम लोग कंपनीज को डिवाइड करेंगे एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अदर स्पेशल सिचुएशंस के माध्यम से भी हम लोग कंपनीज को डिवाइड करने वाले हैं। सो नंबर वन इज इनकॉर्पोरेशन। Now, when we go to incorporation, we can divide the number of companies into three parts on the basis of incorporation. This is classification on the basis of incorporation. Number one is statutory company. Number two is registered company. Number three is formed under special act. अब एक चीज समझना, इनकॉर्पोरेशन का मतलब जन्म लेना। अब एक कंपनी किस प्रकार से जन्म लेता है उसके हिसाब से भी हम लोग उस कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं, उस कंपनी को डिफरेंट बना सकते हैं फ्रॉम दी अदर कंपनीज। अंडरस्टूड। सबसे पहला है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनीज होते हैं जो स्पेशल एक्ट के माध्यम से बनते हैं, जो स्पेशल एक्ट के माध्यम से बनते हैं। ठीक है। और ये स्पेशल एक्ट जो है ये क्रिएट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये जो एक्ट लाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इस एक्ट ने जन्म दिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसने जन्म दिया? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो इस एक्ट के माध्यम से कोई कंपनी जन्म ले रहा है। अंडरस्टूड। और ये जन्म कौन दे रहा है? वाया द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अंडरस्टूड। तो उन प्रकार के कंपनीज को कहा जाता है स्टैट्यूटरी कंपनीज, जो स्पेशल एक्ट के माध्यम से क्रिएट होते हैं। दूसरा है रजिस्टर्ड कंपनी। अब कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा एंटिटी जो एज अ कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, उसके पास एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है कंपनीज एक्ट के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन ले लो। नाउ एनी एंटिटी which is incorporated under the Companies Act 2013 or under any previous company law। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एंटिटी, कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज एक्ट के माध्यम से जन्म लेता है, वो रजिस्टर कर लेता है अपने आप को अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। आपने एक बार रजिस्टर कर लिया अपने आप को अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर 2013 से पहले जो कंपनी लॉ थे, जैसे कि 1956 का लॉ, ठीक है, तो वो जो लॉ थे उसके अंदर भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप एज अ कंपनी एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है आपको कि यू आर अ कंपनी। तो हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ कंपनीज। तो पहला है स्टैट्यूटरी कंपनी, जो हम लोग समझ चुके कि हाँ स्टेट एंड पार्लियामेंट द्वारा जो है एक स्पेशल एक्ट से ये बनते हैं। दूसरा है रजिस्टर्ड कंपनी। तो नॉर्मली ये तुमको समझ में आ रहा है कि ये जन्म कैसे ले रहा है ना। तो जन्म लेने के टेक्निक से भी हम लोग कंपनीज को डिवाइड कर सकते हो। तीसरा जन्म लेने का फॉर्मूला है फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। अब ये जो फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट है या फिर स्टैट्यूटरी कंपनी, इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी स्पेशल एक्ट के माध्यम से बनता है, ये भी स्पेशल एक्ट के माध्यम से बनता है। ये भी सिमिलर है टू द स्टैट्यूटरी कंपनीज। जो स्टैट्यूटरी कंपनीज है इसका सेम टू सेम ही है। की डिफरेंस बस यही है, द की डिफरेंस लाइज ऑन द स्कोप एंड द कंपनी ऑफ द कंपनी हियर। इट कैन बी ए इंडस्ट्री स्पेसिफिक। स्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड। देखो, ये जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अंडरस्टूड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पूरा फिनेंशियल सेक्टर देखता है, पूरा फिनेंशियल सेक्टर। ठीक है। इसमें आपको स्टॉक मार्केट से लेकर मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर जो भी मॉनेटरी
रिलेटेड इश्यूज है, मॉनिटरी रिलेटेड पॉलिसीज है, मनी रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है, जितने भी पॉसिबिलिटीज है, उसमें सब में आरबीआई का योगदान रहता है, उसका रोल रहता है। तो इट्स अ बिग स्कोप, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन कोई अगर आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड कोई आप बनाना चाहो कंपनी, जैसे कि हमारा LIC, ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। क्या बताओ? लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, टेलर्ड मेड फॉर अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री के लिए है? लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये। अंडरस्टूड? तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बनाना चाहो, कोई कंपनी खोलना चाहो, तो आप स्पेशल एक्ट के, ठीक है, फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट के माध्यम से आप बना सकते हो। अंडरस्टूड? द की डिफरेंस यही है, इसका स्कोप ये जो है ये लिमिटेड है टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, याद रखना। और स्टैट्यूटरी कंपनी जो होता है इसका स्कोप ज़्यादा रहता है, स्टैट्यूटरी कंपनी जो है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जो फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट है, ठीक है, इनका जो स्कोप है ये थोड़ा लिमिटेड रहता है, लिमिटेड टू इट्स इंडस्ट्री। ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है इस इंडस्ट्री तक लिमिटेड रहता है। ये 3 मेजर आपके बेसिस है, जिस बेसिस पे, इनकॉर्पोरेशन की बेसिस पे, मतलब जन्म लेने के टेक्निक के बेसिस से आप कंपनी को डिवाइड कर सकते हो। अंडरस्टूड? चलो, ये 3 हो चुका है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। क्या बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इसमें भी 3 प्रकार के कंपनीज हैं। पहला है लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट लिमिटेड बाय शेयर्स, व्हाट डज दिस मीन? लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट। मीन्स दिस कंपनी, ये जो लिमिटेड बाय शेयर है, ये कंपनी क्या करते हैं? ये कंपनी शेयर इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? शेयर इशू करते हैं। और पकड़ लो, अगर आपने इस कंपनी का शेयर 100 रुपये का शेयर खरीद लिया आपने, तो जितना आपने शेयर खरीदा उतना आपका लाइबिलिटी होता है। 100 रुपये का शेयर खरीदा मतलब 100 रुपये आपको देना होगा कंपनी को, बस इतना ही लाइबिलिटी होता है। लिमिटेड टू दी अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट मतलब पकड़ लो 100 रुपये का शेयर खरीदा आपने। पहले के दिनों में तो पहले फर्स्ट कॉल होता था, सेकंड कॉल होता था, थर्ड कॉल। आज के डेट में कोई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होता है? नहीं। आज के डेट में पूरा अमाउंट एक टाइम पे ही पे करना होता है आपको। तो पहले होता था तुम्हारा, पकड़ लो पहले 10 रुपये जो है उन्होंने मांगा है, फिर तुमने 10 रुपये दिया, फिर 20 रुपये मांगा है सेकंड कॉल में, फिर आपने 20 रुपये दिया। अंडरस्टूड? तो जितना आपने नहीं पेमेंट किया, अनपेड है, उतना ही तुम्हारा लाइबिलिटी है। जितना पेमेंट नहीं किया उतना ही लाइबिलिटी। जैसे जैसे वो लोग मांगते रहेंगे वैसे वैसे आप देते रहोगे। कितना देना है? जितना तुमने प्रॉमिस किया। टोटल प्रॉमिस कितना किया तुमने? 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का तुमने शेयर खरीदा। अब 100 रुपये एक टाइम पे देना नहीं होता था पहले, आज के डेट में एक टाइम पे देना होता है। तो लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट, जितना तुमने पेमेंट नहीं किया उतना तुमको पेमेंट करना होता है। तो ये वो कंपनीज होते हैं जो शेयर इशू करते हैं। कंपनीज, दोज कंपनीज हु इशू शेयर्स, ठीक है, आर नोन एज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, अच्छा, दूसरा आता है लिमिटेड बाय गारंटी। याद रखना, ये हम लोग लाइबिलिटी की बेसिस पे कंपनी को डिवाइड कर रहे हैं। अब ये वो कंपनीज होते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, ये वो कंपनीज होते हैं जो गारंटी के बेसिस पे चलता है। अब गारंटी के बेसिस पे कैसे चलते हैं मैं तुमको समझाता हूं। यहां पे जब कंपनी बनता है तब जो भी मेंबर्स होते हैं कंपनी का, वो ऑन स्पॉट पैसा नहीं देते, वो प्रॉमिस करते हैं कि किसी दिन अगर कंपनी वुंड अप हो जाए, मतलब बंद हो जाए, उस वक्त हम लोग पैसा देंगे। और कितना पैसा देंगे वुंड अप के समय पे, ये स्टार्टिंग से ही आपको बता देना होता है कि पकड़ लो मैंने 1 करोड़ का देना है, 1 CR मैंने प्रॉमिस किया, मैंने 30 CR प्रॉमिस किया। इस प्रकार का जो है तुम्हारा जितना कंट्रीब्यूशन, उसका उतना हिस्सा कंपनी में। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन क्या ये कंट्रीब्यूशन आपको पहले से पेमेंट करना होता है? आंसर है नहीं। ये कंट्रीब्यूशन आपको तब देना होता है जब कंपनी वुंड अप हो जाए। ठीक है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी। 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग लिमिटेड बाय शेयर का। बहुत ही लिमिटेड बाय शेयर्स के जो कंपनीज है, ये कोई भी कंपनी हो सकता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अंडरस्टूड? स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। रिलायंस का कंपनी, टाटा का कंपनी, ठीक है, अडानी की कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज, ये सारे क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स है। और कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं।
और बहुत ही ज़्यादा रेयर कंपनी जिसका एग्जाम्पल भी मेरे पास नहीं है वो है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी बहुत ही ज़्यादा पकड़ लो आप, रेयर है, इट्स वेरी वेरी रेयर, अंडरस्टूड, क्योंकि ये इस प्रकार के कंपनीज कोई खोलता नहीं है बेसिकली। दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। अब अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि इसमें जो मेंबर का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड रहता है, उसमें कोई लिमिट नहीं रहता है, उसमें कोई कैप नहीं है। इसमें कैप है, जैसे 1 करोड़ का तुमने प्रॉमिस किया तो 1 करोड़ का लाइबिलिटी, 30 करोड़ का तुमने प्रॉमिस किया, गारंटी दिया तो 30 करोड़ का तुम्हारा लाइबिलिटी। यहाँ पे तुमने 100 रुपए का खरीदा शेयर तो 100 रुपए का तुम्हारा लाइबिलिटी। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में याद रखना इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होता है। इसमें जो मेंबर्स रहेंगे उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। इसका मतलब क्या होता है? ये लिमिटेड वर्ड जो है, लाइबिलिटी जो है, अनलिमिटेड लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी फ्यूचर में डूब जाए तो तुम्हारा लिमिट, तुम्हारा जो लाइबिलिटी रहेगा कंपनी के ऊपर वो लिमिटेड रहेगा। जितना तुमने प्रॉमिस किया, जैसे 100 रुपये उतना ही तुमको देना है कंपनी अगर डूब रहा है तो अगर जितना तुमने गारंटी दिया उतना ही तुमको देना है। लेकिन ये जो अनलिमिटेड वाले कंपनीज है ना, इनमें तुम्हारा घर बार चला जाता है, घर बार छीना जाता है। समझ में आ रहा है? अगर कंपनी डूब रहा है तो कंपनी डूबने के कारण जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करने के लिए तुम्हारे पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जाता है। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए अनलिमिटेड कंपनी का जो खोलना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल कंपनी होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, एंड मोस्टली बोला जाए तो होते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपनी खोलने का एक ही उद्देश्य होता है सबका कि वो उसमें लिमिटेड रहे, उसमें तुम्हारा लाइबिलिटी लिमिटेड रहे, अंडरस्टूड। वरना सब कोई तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी खोल सकते हैं, पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं। हम लोग कंपनी क्यों खोल रहे हैं? सो दैट लाइबिलिटी लिमिटेड रहे हमारे ऊपर, हमारे पर्सनल एसेट्स को कोई दिक्कत ना हो, हमारे बिजनेस अगर डूब जाए तब भी। अच्छा, जो तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे आज वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके कंपनी में, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके कंपनी में, कितने मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से भी हमारे कंपनीज जो है वो डिवाइडेड है। पहला है पब्लिक कंपनी, जिसके नाम से तुमको पता लग रहा है कि यहाँ पे सारे पब्लिक लोग आ सकते हैं। दूसरा आता है हमारा प्राइवेट कंपनी, जिस नाम से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट लोग आते हैं। तीसरा आता है ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान रहता है इस कंपनी में, एक ही मेंबर रहता है इस कंपनी में, याद रहे। ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, कंपनी लॉ में जो डेफिनेशन दिया गया है कि पब्लिक कंपनी कौन है, तो पता है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कंपनी लॉ सेक्शन 2 कहता है कि पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इनमें कुछ प्रैक्टिकलिटीज है, कुछ जो तुम्हारे लिमिटेशंस है वो हम लोग देखेंगे, कुछ फीचर्स है, इस फीचर से तुम डिवाइड कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो इन तीनों के बीच में। पहला, पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर चाहिए होता है वो है 7, कम से कम 7 मेंबर चाहिए होता है इस कंपनी स्टार्ट करने के लिए। ओके, 7 मेंबर्स चाहिए होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं रहता कि कितना मेंबर्स आ सकता है, अनलिमिटेड, जितना हो सके उतना मेंबर्स तुम लाओ, नो मैक्स लिमिट, जितना हो सके उतना मेंबर्स तुम लाओ। इन कंपनीज में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए। ये जो कंपनी है इनका नाम हमेशा एंड होगा विद द वर्ड लिमिटेड, जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड। उसी तरफ अगर हम लोग देखें प्राइवेट कंपनी में, तो इसमें मिनिमम मेंबर्स होना चाहिए 2, और इसमें टोटल मेंबर्स जो हो सकते हैं वो है 200, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर जो चाहिए होता है, इस कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए होता है कंपनी स्टार्ट करने के लिए। इस कंपनी का जो नाम है वो नाम एंड होता है विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि एग्जाम स्क्वाड प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा जो टाइप है वो है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब 1 पर्सन 1 मेंबर। ओके, एक ही मेंबर रहता है इस कंपनी में, लेकिन डायरेक्टर्स अनेक रह सकते हैं। डायरेक्टर्स मिनिमम 1 हो सकता है एंड मैक्सिमम 15। अब तीनों कंपनी में जो ये डायरेक्टर्स का लिमिट है वो, जैसे मिनिमम तुमको याद रखना है, पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2 एंड ओपीसी में 1, एक
3-2-1 करके याद रखना है। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बैठ सकते तीनों में सेम है, वो है 15 ही डायरेक्टर बैठ सकते हैं। अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने तो ऐसे ऐसे बोर्ड देखे हैं जहाँ पे 17, 18, 19, 20 डायरेक्टर्स बैठे हैं। आंसर है यस। कंपनी लॉ में 15 मैक्सिमम डायरेक्टर बताया गया है, लेकिन इस 15 लिमिट को आप एक्सटेंड कर सकते हो बाय पासिंग SR-in-GM स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब मेंबर्स से परमिशन लेके आप लोग डायरेक्टर्स का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमेशा याद रखना, ये जो OPC कंपनी है ये एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी ही होता है, तो इसलिए OPC कंपनी के नाम पे प्राइवेट वर्ड भी लिखा जाता है, लेकिन OPC के साथ, जैसे कि VJ कोरसॉफ्ट OPC प्राइवेट लिमिटेड, इस प्रकार से होता है इनका नाम। करेक्ट। ये है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जैसे हम लोगों ने देखा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड, प्राइवेट कंपनी में ये प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ आप अपने जिगरी दोस्त यार जो भी जान पहचान के हैं उन्हीं के साथ, या फिर जो भी जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहते हो उन्हीं के साथ आप बिजनेस करोगे। ये ओपन टू पब्लिक नहीं है, मतलब जो कोई आए आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यहाँ पे अपना हिस्सा नहीं ले सकता, ये प्राइवेट है ऑब्वियसली। 1% कंपनी में तो कोई नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही बंदा रहता है जो कंपनी चलता है। अगर तुम सोचो कि अगर ये बंदा मर जाए, ये कंपनी अगर ये एक बंदा अगर मर जाए, एक बंदा है कंपनी का मालिक, ये अगर मर जाए तो कंपनी चलेगा कैसे? तो पता है इसका ना एक नॉमिनी होता है, हमेशा इस बंदे का एक नॉमिनी रहेगा, वो नॉमिनी चलाएगा कंपनी आफ्टर ही डाइज। गॉट इट। नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, 3 प्रकार के कंपनीज होते हैं, एक होता है होल्डिंग, दूसरा होता है सब्सिडियरी, तीसरा होता है एसोसिएट कंपनी। एक होता है होल्डिंग, दूसरा होता है सब्सिडियरी, तीसरा होता है एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होता है जो किसी दूसरे कंपनी को होल्ड करता है, अ कंपनी दैट कंट्रोल्स अदर कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होता है जो किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल में रखता है। सब्सिडरी वो कंपनी होता है जो होल्डिंग के कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल्ड बाय अदर कंपनी। तो सब्सिडरी वो कंपनी है जो होल्डिंग के कंट्रोल में रहता है। अब कोई भी कंपनी होल्डिंग कैसे बनता है, कोई भी कंपनी सब्सिडरी कैसे बनता है? अगर आपका कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल A लिमिटेड, इस कंपनी में अगर राम का एक कंपनी है, ये पकड़ लो राम लिमिटेड, दूसरा है श्याम लिमिटेड। ठीक है, श्याम लिमिटेड को हम लोग इरेज कर देते हैं, पकड़ लो ये राम लिमिटेड, A लिमिटेड। राम लिमिटेड अगर होल्डिंग बनना चाहता है, कैसे बनेगा? वो क्या करेगा, वो जो A लिमिटेड है, A लिमिटेड में मोर देन 50% इक्विटी या फिर बोर्ड का कंट्रोल ले लेगा। इसको समझाता हूं मैं। सबसे पहले ये समझो, मोर देन 50% क्या करेगा, इक्विटी शेयर्स का हिस्सा ले लेगा। मतलब किसी भी कंपनी में 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद लेगा। अगर इक्विटी शेयर तुम नहीं खरीद रहे हो तो तुम दूसरा चीज कर सकते हो, तुम उस कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो, बोर्ड की जो कॉम्पोजिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब पकड़ लो मोर देन 50%, याद रखना, पकड़ लो किसी कंपनी में ऐसे 5 बोर्ड मेंबर है, तो 50% कौन सा होगा, 50 होगा पकड़ लो यहाँ पे, तो मोर देन 50 होगा ये, है ना, 3, पकड़ लो 3 बोर्ड मेंबर तुम्हारे कंट्रोल में है। ठीक है, कंट्रोल में तुम कौन हो, तुम हो राम लिमिटेड। अगर तुमने 50% इक्विटी शेयर खरीद लिया है, तो 50% से ज्यादा, ऑब्वियसली मोर देन 50%, तो तुम बन जाओगे होल्डिंग कंपनी और A लिमिटेड बन जाएगा तुम्हारा सब्सिडियरी। अपना लेना, समझ में आ रहा है? राम लिमिटेड जैसे हम लोग, पकड़ लो हमारे गर्लफ्रेंड को अगर शादी करना चाहते हैं हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तो क्या करेंगे, शादी करेंगे ना, अपनाएंगे। कैसे करेंगे, वो शादी करके करेंगे। और ये जो होल्डिंग है ये कैसे करेगा, अपनाएगा कैसे, ये 50% से ज़्यादा स्टेक ले लेगा। कैसे लेना है, इक्विटी शेयर्स खरीद दो 50% से ज़्यादा। नहीं खरीद पा रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस होल्डिंग कंपनी के ये जो सब्सिडरी, मतलब जो तुम्हारा टारगेट कंपनी है, हम लोग कहते हैं टारगेट कंपनी। ठीक है, टारगेट कंपनी में तुम उसका जो बोर्ड कॉम्पोजिशन है, बोर्ड का 50% से ज़्यादा मेंबर्स का कंट्रोल ले लो तुम। मतलब इन रियल लाइफ में अगर मैं बताऊं तो मैं अपने गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा को पटा लूँ, ठीक है, पटा लिया तो गर्लफ्रेंड के साथ शादी वैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, स्टेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो तुम क्या करना है, तुमको एज अ कंपनी तुमको क्या करना है, तुमको उस तुम्हारा जो टारगेट कंपनी है उस टारगेट कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल में ले लेना है। अब ये कंट्रोल लेने का बहुत सारा प्रोसीजर है, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स हैं कंट्रोल लेने में, या तो अग्रीमेंट के मेथड से, या फिर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा ही बंदा बैठा है वहां पे, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। गॉट इट। तो जो कंट्रोल करता है वो है होल्डिंग, जो कंट्रोल में रहता है वो है सब्सिडियरी। ठीक है, कैसे करना है, मोर देन 50% इक्विटी ले लो या फिर बोर्ड का कंट्रोल ले लो। तीसरा जो टाइप ऑफ कंपनी है वो है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें तुम्हारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब कहा जाता है जब तुम्हारा उस कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर कैपिटल में हिस्सा है, तो वो कंपनी तुम्हारा बन जाता है एसोसिएट कंपनी। ठीक है, जब भी तुम कुछ भी फ्यूचर में बिजनेस करोगे तो उस कंपनी से सलाह मशवरा करके, फिर उससे बता के, मतलब उस कंपनी के साथ अच्छा खासा बिजनेस तुम कर सकते हो, वो तुम्हारा एसोसिएट बन जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे? 20% से ज्यादा तुमने शेयर एक्वायर कर रखा है उस कंपनी में। कितना? 20% से ज्यादा। 20% है तो भैया एसोसिएट कंपनी तुमको याद रखना है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा जिगरी यार बन जाएगा। तुमको किसी को दोस्त बनाना है कंपनी में, तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को दोस्त कैसे बनाता है? 20% से ज्यादा शेयर कैपिटल खरीद लेता है और वो उसका जिगरी दोस्त बन जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वर्ड को याद रखना हमेशा, कि किसी भी कंपनी पकड़ लो, राम लिमिटेड, अगर ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसका, राम लिमिटेड का, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ही है कि मोर देन 20% शेयर कैपिटल है उसने एक्वायर कर रखा है, तो वो बन जाता है तुम्हारा एसोसिएट कंपनी। रिलेटेड बन जाता है, रिलेटेड। क्योंकि देखो हम लोग अपने रिलेटिव्स को कैसे बनाते हैं? जन्म से। तुम्हारे चॉइस नहीं होता, तुम जो अपने रिलेटिव्स जो तुम्हारे जिंदगी में आते हैं वो तुम्हारे चॉइस से नहीं होता, तुम जन्म से वो लोग तुम्हारे रिलेटिव रहते, तुम अपने रिलेटिव्स को चूज नहीं कर सकते, है ना? जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म से ही तुमको रिलेटिव्स तुम्हारा डिसाइड हो जाता है कि ये तुम्हारे रिलेटिव्स है। कंपनी अपने रिलेटिव्स को कैसे चूज करता है? कंपनी तो एक इंडिपेंडेंट है, वो तो एक उसका मम्मी पापा नहीं चाहिए होता है उसको जन्म लेने में, तो वो क्या करता है, वो अपने रिलेटिव्स को बनाने के लिए स्टेक ले लेता है। 20% 20% 20% करके अलग अलग कंपनी में स्टेक ले लेता है, तो उसका रिलेटिव बन जाता है, उसका एसोसिएट बन जाता है। क्या बन जाता है? एसोसिएट बन जाता है। करेक्ट। सो इन दिस वे यू कैन डिवाइड कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फिर आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनीज, बहुत ही अलग, सब कंपनीज में से अलग, वो है क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रोविजंस। ये कंपनीज बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल प्रोविजंस। कुछ ऐसे कंपनीज भी होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। फिर जो लास्ट में हमारा डिवीजन है ना, स्पेशल सिचुएशंस में कंपनीज को बनाया जाता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंपनीज को बनाया जाता है, वो भी एक प्रकार का इसी कैटेगरी में आ सकता है, स्पेशल प्रोविजंस में आ सकते हैं। निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के कंपनीज हैं। हर एक कंपनी का एक स्पेशल आइडेंटिटी है। अंडरस्टूड? जैसे मैं तुमको एक समझाता हूं, जैसे तुम्हारा सब्सिडरी होल्डिंग में डिफरेंस क्या है? दोनों तो कंपनी है, एक ही प्रकार के कंपनी हो सकते हैं, राइट? डिफरेंस बस यही है कि एक दूसरे के एक कंपनी दूसरे कंपनी में स्टेक होल्ड करके रखा है, इतना डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंसेस है। लेकिन ये जो कंपनीज हम लोग देखेंगे, सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ये किसी को स्टेक, एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट कंपनी, कोई किसी कंपनी में स्टेक ले रहा है, इसके कारणवश ये स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनते, इनका पर्पस होता है अलग अलग। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के, गवर्नमेंट कंपनी बनता ही ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अगर मोर देन 51%, याद रखना यहाँ पे हमेशा याद रखना, मोर देन या फिर इक्वल्स टू 51% शेयर अगर एक्वायर कर लिया किसी भी कंपनी में, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ने सरकार ने अगर शेयर एक्वायर कर लिया है तुम्हारे कंपनी में, तो वो बन जाता है गवर्नमेंट कंपनी, वो कंपनी बन जाता है गवर्नमेंट कंपनी। याद रखना, पब्लिक कंपनी इज नॉट इक्वल्स टू गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक मतलब पब्लिक का पैसा, ठीक है? पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है।
बहुत सारे लोग जो है ना अचानक आ जाते हैं कॉमर्स में एंड वो लोग ध्यान नहीं देते। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जो या तो प्राइवेट या तो पब्लिक या तो किसी भी कंपनी में अगर मोर देन 51% या फिर इक्वल्स टू 51% अगर उन्होंने अक्वायर किया होगा, शेयर्स खरीदा होगा, तो वो बन जाता है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे जो कंपनीज है इनके सब अलग अलग पर्पस है। नंबर 1 पर्पस हम लोग देखेंगे फॉर द सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को हम लोग एनजीओ कंपनीज कहते हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज कहते हैं, चैरिटेबल कंपनी कहते हैं। क्या बताओ? नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनीज, सेक्शन 8। ये कौन से कंपनीज है? ये नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कंपनीज है। ये जो कंपनी होता है ना सेक्शन 8 कंपनी, ये चैरिटी के लिए बनता है। ठीक है, अब चैरिटी में हम लोग प्रॉफिट नहीं देखते, कोई प्रॉफिट घर नहीं लेकर जाता, प्रॉफिट जो भी होता है वो दोबारा चैरिटी में डाला जाता है। अंडरस्टूड? नाउ हियर फॉर एग्जांपल, कॉमर्स के बेनिफिट के लिए, आर्ट के बेनिफिट के लिए, साइंस के बेनिफिट के लिए, स्पोर्ट्स के बेनिफिट के लिए, चैरिटी के लिए, एक्सेट्रा। और यहाँ पे ये जो कंपनीज होती है ये अपने मेंबर्स को किसी भी प्रकार का डिविडेंड वगैरह नहीं देते। सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक प्रकार का बेनिफिट होता है जो हर कंपनी अपने मेंबर्स को देती है। कब देते हैं? जब कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तब हर कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड देते हैं। करेक्ट? दूसरा आता है हमारा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में बताया गया है, स्मॉल कंपनी एक वो प्राइवेट कंपनी होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन या फिर इक्वल्स टू 4 करोड़ हो, जिसका टर्नओवर लेस देन या फिर इक्वल्स टू 40 करोड़ हो। उन प्रकार के कंपनीज को कहा जाता है छोटे कंपनीज, स्मॉल कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी तुमको समझा दिया मैंने, मोर देन 51% शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, फॉरेन कंपनी, ये वो कंपनीज होते हैं जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ ही नहीं। अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेशन हुआ इनका तो ये तो इंडियन कंपनीज कहलाएंगे ना, लेकिन इसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ ही नहीं, ये बाहर देश में इनकॉर्पोरेशन हुआ है। लेकिन कंडीशन ये है कि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, मतलब जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, इंडिया में उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड, ठीक है, तो ये सारे। करेक्ट? ये क्या है? ये बना कहाँ पे, इनकॉर्पोरेट कहाँ पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया में वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसको कहा जाता है फॉरेन कंपनी। जो कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं करता, ठीक है, जो कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं करता उसको हम लोग ना तो कंपनी मानते हैं, ठीक है, ना तो फॉरेन कंपनी मानते, उसको हम लोग नॉर्मली फॉरेन एंटिटी कहते हैं। करेक्ट? ओके। प्रोड्यूसर कंपनी कौन सा कंपनी है? प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो कंपनी होते हैं जो प्राइमरीली उनका काम है प्रोड्यूस करना, लाइक फार्मर्स, हैंडलूम, वीवर्स एक्सेट्रा, जो प्रोड्यूस करते, जो बनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में है, ठीक है, वो है प्रोड्यूसर कंपनी। नेक्स्ट लास्ट में जो आता है ऑन स्पेशल सिचुएशन में, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ये कंपनी बनते हैं। पहला है निधि, दूसरा है डोरमेंट, तीसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सुन लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के तरह काम करता है, एकदम बैंक की तरह, बट दे आर नॉट बैंक्स। बैंक नहीं है वो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दे आर नॉट बैंक। वो लोन ज़रूर देते हैं, उनका काम होता है लोन देना। लार्ज गवर्नमेंट बैक्ड फिनेंस बॉडीज लाइक LIC, IFCI। LIC बैंक है क्या? नहीं ना, लेकिन वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। अंडरस्टूड? बैंक की तरह ही है लेकिन बैंक नहीं है, याद रखियो। फिर आता है डोरमेंट कंपनी जो कि सेक्शन 455 में आता है। निधि कंपनी जो सेक्शन 406 में आता है। याद रखना हमेशा, ये जो पूरा मैंने तुमको सिखाया है इनमें से कहीं पर भी तुमको सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखा है। सबका सेक्शन 2 है, सबका सेक्शन 2 है। क्लॉजेस अलग अलग है लेकिन सबका सेक्शन 2 है। सब्सिडरी, इन सब का सेक्शन सिर्फ 2 ही है, याद रखियो। सिर्फ 2 ही है जिनका सेक्शन अलग है, एक है डोरमेंट कंपनी, दूसरा है निधि कंपनी। डोरमेंट कंपनी में बताया जाता है कि ये वो कंपनी है जो फॉर्म किया जाता है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। मतलब आज तुम्हारा कोई काम नहीं है इस कंपनी से रिलेटेड, लेकिन तुम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाले हो, इसके लिए तुमने आज से कंपनी बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रिपरेशन कर दिया।
अब डोरमेंट कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि अगर तुमने कंपनी बनाया, अगर तुमने कंपनी बना लिया, तो डोरमेंट कंपनी कहता है कि भैया नॉर्मल कंपनीज को बहुत सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं, डोरमेंट कंपनी को ज़्यादा कंप्लायंस जो है वो फॉलो नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अलावा बाकी सब ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जैसे बिजनेस करना, ठीक है, कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लेना, प्रोड्यूस करना, काम करना, ऐसा कुछ नहीं होता। डोरमेंट कंपनी सिर्फ एक ऐसा कंपनी होता है जो पड़ा रहता है, सिर्फ हम लोग उसको बना लेते हैं एंड उसको छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाता हूँ। जैसे पकड़ लो, रिलायंस ने जो जियो लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने जो जियो खोला, तो क्या जियो का प्लानिंग उसने इसी साल किया और इसी साल लॉन्च कर दिया? नहीं, 10 साल पहले से प्लान कर रहे थे वो लोग। तो 10 साल पहले ही उन्होंने जियो का कंपनी खोल लिया था, लेकिन वो पब्लिक आया नहीं थे, पब्लिक के पास, ठीक, किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो डोरमेंट था, उसका कोई काम होता नहीं था, ठीक है। तो तुमको देखो, कोई भी कंपनी खोलने के लिए तुमको चाहिए बिल्डिंग, लैंड, मशीनरीज, है ना। तो ये तुमको अरेंज करने में तो टाइम बहुत लग जाता है, 2-3 साल 4 साल लग सकता है। फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बड़े बड़े कंपनीज ऐसे ही करते हैं, ठीक है। फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट होगा आज से प्रिपरेशन करते हैं वो लोग। तो ये करेंगे कैसे? कंपनी खोल लो एक डोरमेंट कंपनी, और उसके नाम पे तुम ये सब खरीद लो, खरीद के रख दो, चालू मत करो कंपनी को, चालू नहीं होता, ये ऐसे खरा पड़ा रहता है। गॉट इट? अच्छा, कोई भी एक्टिव कंपनी जो है ना, जो नॉर्मल कंपनी है, वो भी डोरमेंट हो सकता है। कैसे, मैं तुमको समझाता हूँ। अगर उसने मोर देन 2 साल से ज़्यादा टाइम तक वो इनएक्टिव है, कंपनी कुछ करता ही नहीं है, ऐसे खुला पड़ा है, तो उसको कंपनी लॉ डोरमेंट घोषित कर देता है। ये एक प्रकार का पनिशमेंट भी है कि तुमने एज अ कंपनी खोला, लेकिन तुम 2 साल हो चुका है, तुमने कोई अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन ही नहीं किया, तो तुमको हम लोग डोरमेंट घोषित कर दे रहे हैं, ठीक है। डोरमेंट घोषित करने से ये होता है कंपनी का पूरा काम रुक जाता है, जो भी उसने प्लान किया था या फिर कर रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था, सब कुछ रुक जाता है। डोरमेंट में तुमको अलाउड नहीं करते ना किसी प्रकार का बिजनेस करने से, ठीक है। वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा 5 साल के लिए। ये जो डोरमेंट का स्टेटस है 5 साल के लिए तुम्हारे पास रहता है। डोरमेंट कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, वो हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन तुमको समझ में आ चुका होगा कि ये कंपनी खोला क्यों जाता है। ये पहले से खोला जाता है सो दैट फ्यूचर में हम लोग कोई प्रोजेक्ट जो है वो करें प्रॉपरली, ठीक है। पहले से प्लानिंग होता है इनका। लास्ट आता है निधि कंपनी। निधि कंपनी एक बहुत ही जो है बेहतरीन कंसेप्ट है। निधि कंपनी में कहा जाता है कि इनमें जो मेंबर्स होते हैं ना, ये मेंबर्स म्यूचुअल बेनिफिट, एक प्रकार का म्यूचुअल बेनिफिटेड सोसाइटी की तरह है। ये मेंबर्स निधि कंपनी में पैसा जमा करते हैं, निधि कंपनी से पैसा वो लोग ले लेते हैं एज अ लोन, ठीक है। तो निधि कंपनी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है एंड लेंड करता है मनी ओनली टू इट्स मेंबर। मतलब इस कंपनी का जो मेंबर रहेगा, सिर्फ उसी को हम लोग पैसा देंगे एंड उसी से हम लोग पैसा लेंगे। तो एक प्रकार का एक फिनेंशियल बॉडी हो जाता है ये किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में, ठीक है। वो लोग काम कर सकते हैं, वो लोग अपने आपस में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपस में पैसा जो है जमा कर सकते हैं। जिसको जिस वक्त चाहिए होगा उस प्रकार से वो पैसा उठा के एज अ लोन उठा के वो लोग काम कर सकते हैं। तो अपने अपने ही मेंबर्स, लेकिन उसका मेंबर होना होगा, बाहर किसी इंसान के साथ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ। तो वो एक्सेप्ट करते हैं, लैंड करते हैं मनी टू इट्स मेंबर। निधि का मतलब होता है मनी, याद रखियो, ठीक है। निधि कंपनी सेक्शन 406, ठीक है। ये इन कंपनी में जो मेंबर्स रहते हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही एज अ मेंबर बनते हैं, ठीक है। म्यूचुअली बेनिफिट होता है, कल तुमको लोन चाहिए तुम उठा लो, कल मुझे परसों मुझे लोन चाहिए होगा मैं उठा लूँगा, ठीक है। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन कंपनी के बारे में तुमको समझ में आ चुका होगा। और यही है इन टोटल सारे प्रकार के कंपनीज। इनके अलावा किसी भी प्रकार के मेजर कंपनीज नहीं है। तुम जो कंपनी लॉ में पढ़ने जाओगे वो सिर्फ इन्हीं कंपनीज के बारे में पढ़ोगे फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, on the basis of incorporation, on the basis of liability, on the basis of members and public participation, on the basis of control, on the basis of special purpose and other special situations. इन प्रकार से तुम कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हो।
आई होप कि इस वीडियो के कारण तुम्हारा ये जो बेसिक कंसेप्ट है अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कितने टाइप ऑफ कंपनीज हो सकते हैं, वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आया हो तो ज़रूर कंसिडर गिविंग अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग।